अभी तक हम लोगों ने पीछे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया। आइए चेंज इन कलर, जैसा कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा था उस हिसाब से चलें। चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंस जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है उसका कलर ही चेंज होता है, रिएक्शन हो जाता है रिएक्शन के बाद। यानी सब्सटेंस जो भी प्रोडक्ट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जो एग्जांपल यहाँ पर दिया जाएगा वो डायग्राम के हिसाब से इस बार, ठीक है? तो आपको डायग्राम के हिसाब से ही बना लेना है ताकि याद रहे। लैंग्वेज में लिखने का तो लिख सकते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, लेकिन डायग्राम वाला पॉइंट या डायग्राम वाली बात आपको ज्यादा याद रहेगा कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक कंपाउंड है जिसका नाम है KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम का के परमैंगनेट MnO4 वैलेंसी 1 एक्सचेंज कराने पर हो गया KMnO4। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और इसका कलर मैं बता दूं, जो इसका कलर होता है, सुनिए, इसका जो कलर होता है, आप शायद परमैंगनेट पोटासियम परमैंगनेट को नहीं देखे हो, इसका कलर होता है पर्पल। शायद आप पर्पल कलर समझते होंगे। हाँ, आप अच्छे तरीके से समझते होंगे पर्पल कलर कैसा होता है। इमेजिन करिए, पर्पल कलर, आपके भी घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे या क्लॉथ्स होंगे जो पर्पल कलर के होंगे, या नहीं भी होंगे तो आप पर्पल कलर समझते होंगे। मैं आपको पर्पल कलर दिखाना चाहूंगा। पर्पल समझिए कि ब्लू और पिंक का मिक्स होता है, थोड़ा बहुत अंदाज से। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमको कोई सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट है नहीं सामने, तो पर्पल कलर का है। इसमें क्या किया गया, साइट्रिक एसिड डाला गया। साइट्रिक एसिड डाला गया, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो कहना कहिए। साइट्रिक एसिड का एक सोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा, लेमन। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। इस तरह के बहुत सारे सोर्स हैं। एसिड बेस में आप बहुत सारे टेबल देखेंगे, किस टेबल, उस टेबल में कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है वहां पर दिया जाएगा। साइट्रिक एसिड जो लेमन में होगा, नींबू को लेंगे, साइट्रिक एसिड डालना है और उसको बूंद बूंद कर डालेंगे, दैट मींस ड्रॉप वाइज। बूंद बूंद कर डाला गया। पोटासियम परमैंगनेट का रिएक्शन साइट्रिक एसिड से कराया गया, और जैसे कराया गया ये पर्पल सीधे चेंज हो जाएगा और पर्पल हो जाएगा कलरलेस। पर्पल कलर गायब हो जाएगा, वाटर जैसा होता है ना जिसमें कोई कलर नहीं, वैसा हो जाता है। अब देखिए कलर में चेंजिंग हुआ। ये तब हुआ जब आपने साइट्रिक एसिड को पोटासियम परमैंगनेट में डाला। दैट मींस कि कुछ केमिकल रिएक्शन, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का कलर ही चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। एक टेस्ट ट्यूब है, और इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट भरा हुआ है, K2Cr2O7। अब आप कहिएगा पोटासियम डाइक्रोमेट हम कैसे लिखें, आइए वही कहानी, रेडिकल्स, पोटासियम और डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है। पोटासियम का वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट का 2, तो 2K पर आएगा, 1 उस पर जाएगा, तो क्या हो गया K2, 1 डाल के तो कुछ होगा नहीं उसको,
K2Cr2O7 तैयार है। ये पोटासियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ऑरेंज होता है। पोटासियम डाइक्रोमेट का इसका कलर मैं बता दूं ऑरेंज कलर का होता है। हालांकि हम रेड से लिख दिए हैं लेकिन लिखिए ऑरेंज है, इस बात को ध्यान रहे। ये ऑरेंज कलर का है ये पूरा। जब ऑरेंज कलर का है तो इसका मतलब है कि अब हम इसमें किसी पाइप के द्वारा पतला सा पाइप के द्वारा एक गैस इसमें डालते हैं, जिस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जैसे ही आप इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालें पोटासियम डाइक्रोमेट में तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ ये ऑरेंज खतरनाक डीप ग्रीन में चेंज होगा। खतरनाक डीप ग्रीन का मतलब हुआ बहुत गाढ़ा रंग होगा, बहुत ज्यादा डीप होगा, जो हरा रंग में बदल जाएगा। अब जैसे कि पोटासियम डाइक्रोमेट में का रिएक्शन या पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला गया या पोटासियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से कराया गया तो ये ऑरेंज कलर ग्रीन में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंस या सॉल्यूशन या जो भी लिक्विड फॉर्म में है उसका कलर ही चेंज हो जाता है, तो ये भी उसका तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर, कुछ इस तरीके से। तो आप डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनाएंगे। ध्यान रहे ये वाला पोर्शन इसका था, ये वाला पोर्शन इधर। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज दो तरीके से, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मानकर चलिए आप वही चूना वाला एग्जांपल दे रहे थे। मानकर चलिए चूना वाला एग्जांपल ऐसे एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। सुनिए अब कहानी यहां पर सुनाना पड़ेगा हमको। घर में कभी भी आपके गार्जियन या आप खुद मानकर चलिए कि पानी है, अब पानी बर्तन में ले लिए और चूना पत्थर डाले, आप देखिएगा पानी गर्म हो जाता है। आप कंटेनर को छुएंगे बाहर से तो पानी गर्म लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पानी में कभी ग्लूकोज डालकर देखिए पानी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हुआ। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल में बता दूं कि मानकर चलिए एक टेस्ट ट्यूब लिया गया और इसमें पहले पानी डाला गया, पहले वाटर डाला गया, वाटर डालने के बाद एसिड को डाला गया और वो एसिड भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे। वाटर में एसिड को डाला गया और अब धीरे धीरे एसिड को डालेंगे और एसिड को डालने के बाद कंटेनर को छुएंगे और छुएंगे तो ये कंटेनर अच्छा खासा गर्म होता है। एसिड और वाटर का जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। तो कहने का मतलब है और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे हीट बाहर निकलता है, और यानी हीट बाहर निकलने का मतलब हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर चेंज। बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, छुएंगे तो ठंडा लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए यदि किसी सब्सटेंस जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं इसके साथ एनर्जी या हीट, जो कुछ भी लिखिए एनर्जी या हीट दोनों चलेगा। यानी ये कार्बन यानी किसी लकड़ी को जला रहे हैं तो उससे हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक हुआ, तो प्लस हीट लिखे। या सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दे तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हीट, या सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दे तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट आप लिखेंगे। यहां पर बैलेंस करना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 2 कर देते 6 हुआ, तो सल्फर को 2 देख लीजिए, ऑक्सीजन 4 और 2 6। खैर बैलेंस करने के लिए आगे बताया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, हीट एंड ट्रायल है ये सब। तो और भी रिएक्शंस दिए जा सकते हैं। मानकर चलिए नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं तो बनता फॉर्मेशन होता है NH3, और यह ऐसा रिएक्शन है जो हीट एब्सॉर्ब करेगा, यानी हीट इसको टेम्परेचर देना होगा, इसमें माइनस हीट लिखना होता है। या इसको लिखने का दूसरा तरीका, बैलेंस तो किए, बैलेंस करना चाहिए। चलिए बैलेंस करते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन डबल हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहां पर 3 लगा देते हैं। आइए या नहीं तो N2 प्लस 3H2, इधर माइनस हीट है तो आप इधर हीट लगाएंगे प्लस हीट,
उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस होगा, एरो 2NH3। तो कहने का मतलब है N2 प्लस O2 फॉर्मेट होगा 2NO और यहां पर माइनस हीट लिखना होता है, या N2 प्लस O2 माइनस हीट लिखेंगे, सॉरी प्लस हीट लिखेंगे और लिखेंगे 2N। तो कहने का मतलब यहां पर कुछ रिएक्शन नीचे दिए गए, दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन को तरीका से ऊपर भी रिएक्शन दिए गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले रिएक्शन में प्लस हीट लिखा गया प्रोडक्ट में, और नीचे वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में फिर आप माइनस हीट लगाना पड़ेगा, या नहीं तो रिएक्टेंट के साथ प्लस हीट दीजिए। तो कहने का मतलब है बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट को क्या करता है, बाहर निकालता है, हीट उससे बाहर निकलती है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट देना होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। इस तरीके से टेम्परेचर चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज होता है यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा, यानी जिससे हीट बाहर निकलेगा, जिसका नाम रखा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा जिसका नाम होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस, टेम्परेचर चेंज का मतलब हो गया हीट यानी बाहर निकलना या हीट एब्जॉर्ब होना। तो कहने का मतलब हुआ या कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, या कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होते हैं। इस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कलर का मतलब हुआ कुछ ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का कलर ही चेंज हो जाता है, कलर ही गायब हो जाता है, या कलर चेंज हो गया। या कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज मींस या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। हर एक में जरूरी नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, ये चूंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी तक हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक को डील किया। फर्स्ट में हम लोगों ने गैस का इन्वॉल्व पढ़े हम लोग, यानी इन्वॉल्व ऑफ गैस, इन्वॉल्व इन गैस। सेकेंड में पढ़े फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड में पढ़े चेंज इन कलर, फोर्थ में पढ़े चेंज इन टेम्परेचर। एक बचा हुआ है चेंज इन स्टेट। मैं सोच रहा हूं कि चेंज इन स्टेट भी बता दें, ठीक है। चेंज इन स्टेट कोई अलग से बताने वाली बात है नहीं, तो हम थोड़ा देर रुकते हैं, यहां पर आप वीडियो पॉज कर लीजिए, और नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक। तो आप इसको पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद मैं चेंज इन स्टेट बताऊंगा। इसको मिटा दे फिलहाल। चलिए पॉइंट नंबर 5, जिसको हम लोगों ने पॉइंट मैंने लिखा था, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। चेंज इन स्टेट की बात की जाए। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। नॉर्मली स्टेट किसी भी सब्सटेंस का 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा प्लाज्मा एंड बीईसी, लेकिन नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट ही चेंज होता है, सॉलिड है तो गैस हो जाता है, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, इस तरीके से। तो मानकर चलिए एक कैंडल लिया जाए, एक मोमबत्ती लिया जाए, तुरंत, जस्ट 1 मिनट। यहां देखिए, एक यदि मोमबत्ती की बात की जाए, मोमबत्ती आपके सामने तैयार है, कैंडल तैयार है आपके सामने, ये सॉलिड है,
हालांकि मोमबत्ती है, ये पेंटाकोसिन इसका नाम है, पेंटाकोसिन C25H52 इस मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोकार्बन है ये सॉलिड है। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं, बर्न करते हैं माचिस से, ये सॉलिड पिघलता है, मेल्ट करता है, और पिघलकर ये जो आप देख रहे हैं थ्रेड, रस्सी या धागा या कॉटन, इस पर पिघलकर ऊपर चढ़ता है। तो बताइए पिघलकर जब ऊपर चढ़ा तो पिघला, तो मतलब क्या हुआ, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड और ज्यादा गर्म होती है तब जाकर गैस में कन्वर्ट होता है, और वो फिर वो गैस जलता है। सोचिए कि मोमबत्ती का जलाना, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज। आप सोच सकते हैं कि मोमबत्ती का जलाना, बर्निंग ऑफ कैंडल, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तब होगा आपका फिजिकल चेंज या बर्निंग की बात की जा रही है। हालांकि हम लोग जब कैंडल को जलाते हैं उस समय दोनों चेंज होता है, मोमबत्ती जलता भी है, पिघलता भी है। लेकिन सिर्फ बर्निंग की बात की जाए तो बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो जब आप इस केमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो सॉलिड पिघलकर लिक्विड, लिक्विड पिघलकर गैस बनता है। देखिए स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं हर एक रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड में हो या लिक्विड सॉलिड में नहीं हो सकता, होता है। कोई भी स्टेट किसी में चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें स्टेट भी चेंज होता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी हम लोग इस तरह के डायग्राम आप बना लेंगे। तो ये मोमबत्ती का फॉर्मूला था पेंटाकोसिन, इसका नाम रखा गया है। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन। हम लोगों ने अभी तक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो रहा है इसी में। गैस का इन्वॉल्व, दूसरा प्रेसिपिटेट का बनना, तीसरा क्या था आप सोचिए, तीसरा था टेम्परेचर चेंज, तो यहां हुआ। तीसरा में था चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। चौथा टेम्परेचर में चेंज होना। पांचवा स्टेट में चेंज होना। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के जैसा है। हम लोगों ने डील किया, आप लोगों ने अच्छे से समझा, आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। बाकी केमिकल रिएक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में चलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। रिवाइज करते रहें और कुछ नहीं, थैंक यू।